नमस्कार साथियों, इतिहास के अध्याय में आपका स्वागत, अभिनंदन। आज के इस प्रकरण में हम चर्चा करेंगे राजस्थान के राजनीतिक पक्ष से संबंधित प्रश्नों और बिंदुओं के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे राज्यपाल के बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में, विधानमंडल और पंचायती राज के बारे में। इनसे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न उसमें सम्मिलित किए गए हैं और उस प्रकरण को पूरी तरह से प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। तो आइए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं राज्यपाल से। राज्यपाल क्या हैं, कैसे बनता है, क्या क्या इसके कार्य हैं, ये सारी बातें ऑल इन वन इसमें समेटने का प्रयास किया गया है। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण बातें स्क्रीन पर आ चुकी है। पहली बात, किसी भी राज्य में राज्यपाल होना चाहिए। इस बात का उल्लेख भारत का संविधान और भारत के संविधान का अनुच्छेद 153 करता है। यानी कि अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होना चाहिए। उसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण बात जो याद रखनी है कि 7वां संशोधन होता है संविधान में और उसमें यह तय कर दिया जाता है कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। मतलब कि एक व्यक्ति जो राजस्थान का राज्यपाल है वह मध्य प्रदेश का राज्यपाल भी हो सकता है। यानी कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों में राज्यपाल हो सकता है। इस बात के बारे में बात कब की गई थी? तो 7वें संविधान संशोधन में की गई थी। आगे राज्यपाल को राज्य का प्रथम नागरिक कहते हैं। जैसे राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक कहते हैं, वैसे ही राज्यपाल को राज्य का प्रथम नागरिक कहते हैं। उसके अलावा इसे राज्य का संवैधानिक मुखिया भी कहा जाता है। और सरोजनी नायडू जो एक महिला हुई है, उन्होंने कहा है कि राज्यपाल की स्थिति सोने के पिंजरे में बंद पक्षी की तरह है, चिड़िया की तरह है। यानी कि किसी व्यक्ति से अगर आप भी देखो, अगर किसी व्यक्ति से बेर निकालना हो ना तो उसे राज्यपाल बना दो। राज्यपाल की स्थिति ऐसी क्यों है? क्योंकि राज्यपाल प्रथम नागरिक है, सर्वोच्च व्यक्ति है शासन में, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता। ऐसा हमारा संविधान है, उसमें ऐसी व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि उसे ये सारे काम करने के लिए वापस मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के पास आना पड़ेगा। राज्यपाल को मुख्यमंत्री के पास और राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री के पास आना पड़ेगा। वही वास्तव में शासन करते हैं। आगे क्या बात है? तो राज्यपाल को वेतन कहाँ से मिलता है? तो महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखिए, राज्यपाल को वेतन मिलता है संचित निधि से। कौन सी निधि से? तो संचित निधि से मिलता है। अगर ये प्रश्न आता है तो आप लगा दीजिए संचित निधि। भारत में राज्यपाल होना चाहिए, प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होना चाहिए। इस बात को हमने कहाँ से सीखा है, कहाँ से लिया है? तो कनाडा से लिया है। तो राज्यपाल की व्यवस्था किस देश से ली गई है? कनाडा से ली गई है। ये आपको ध्यान रखना है। अब राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में 2 परंपरा हैं। मतलब ऐसा कोई लिखा हुआ नहीं है, पर परंपरा है। पहली परंपरा यह है कि उस व्यक्ति को जो जिस राज्य का है, जैसे कि मैं राजस्थान का हूं तो मुझे राजस्थान का राज्यपाल कभी नहीं बनाया जाए। जैसे कोई अमुक व्यक्ति उत्तर प्रदेश का है तो उसे उत्तर प्रदेश का कभी राज्यपाल नहीं बनाया जाए। यानी कि जो व्यक्ति जहां का मूल निवासी है उसे वहां का राज्यपाल नहीं बनाया जाता है। पहली परंपरा तो यह है। और दूसरी परंपरा है कि राष्ट्रपति जो राज्यपाल की नियुक्ति करता है, ये प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति ये राज्यपाल को नियुक्त करने से पहले मुख्यमंत्री से परामर्श लेता है। तो राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति से पहले किससे परामर्श लेता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुख्यमंत्री से वह परामर्श लेता है। अब राज्यपाल को अपने पद से कैसे हटाया जाए? वो बन तो गया, अब उसे हटाए कैसे? तो इसके संबंध में हमारे संविधान में कोई वर्णन नहीं है, कोई बात नहीं लिखी हुई है कि उसे कैसे हटाया जाए। यानी कि हमारा संविधान इस बारे में चुप हो जाता है, मौन हो जाता है कि राज्यपाल को अपने पद से कैसे हटाया जाए। आगे और अन्य बातें हैं कि जब राज्यपाल नहीं रहे, मान लो वो कहीं चला गया या उसकी अनुपस्थिति में या अपने पद पर ही नहीं है, तो उस स्थिति में राज्यपाल के काम को कौन करेगा? क्योंकि राज्यपाल के बहुत सारे काम होते हैं, हालांकि वो एक्टिव रूप में नहीं है पर काम तो है। तो उन कामों को राज्यपाल जब नहीं रहता है तो कौन करेगा? तो उसकी अनुपस्थिति में राज्यपाल के सारे ही काम उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा। यानी कि वो कार्यवाहक के रूप में उस समय कार्य करेगा। और आगे बात ध्यान रखिए, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है। और जब ये रिटायर्ड होता है, अपना त्याग पत्र देता है, तो किसे देता है? तो अपने से बड़े अधिकारी को, यानी कि राष्ट्रपति को यह अपना त्याग पत्र देता है। उसके अलावा एक व्यक्ति जो राज्यपाल बनना चाहता है, यानी कि अगर आप भी राज्यपाल बनना चाहते हो तो आप में कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए? एक राज्यपाल के लिए क्या क्या योग्यता जरूरी है? तो पहली शर्त है कि वह भारत का नागरिक हो। कोई जर्मन जापानी व्यक्ति भारत का राज्यपाल नहीं बन सकता।
तो भारत का नागरिक हो। दूसरी कंडीशन है कि वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ऐसे नहीं 18, 21, 25 के व्यक्ति को राष्ट्रपति राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा, 35 वर्ष की आयु हो। तीसरी बात कि वह दिवालिया नहीं हो और पागल भी नहीं हो। वो व्यक्ति पागल नहीं होना चाहिए, और पागल को तो वैसे भी कोई नहीं बनाता, ये आपके ध्यान में होगा। और चौथा है कि वह उस राज्य का निवासी नहीं हो, ये हमने परंपरा में भी आगे बात कर ली है। आगे अगली बात है वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो, उस व्यक्ति को भी राज्यपाल बनाया जा सकता है। और जहां राज्यपाल रहता है उसके सरकारी भवन को राजभवन कहते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिए, जहां राज्यपाल निवास करता है उसके राजकीय भवन को क्या कहा जाता है, तो उसके राजकीय भवन को कहा जाता है राजभवन, उसको कहा जाता है। अब राज्यपाल तो बन गया, अब उसके प्रमुख कार्य क्या क्या है। तो पहला और महत्वपूर्ण और अति महत्वपूर्ण जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है, आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213 क्या है, तो यह अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अगर राज्यपाल कोई आदेश, ऑर्डर, अध्यादेश जारी करना चाहे तो वह किस अनुच्छेद के तहत करेगा, अनुच्छेद 213 के तहत। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसके अलावा राज्य के जितने विश्वविद्यालय हैं वह उन सबका पदेन कुलाधिपति होता है, यानी कि वो वहाँ का हेड होता है, सबसे बड़ा अधिकारी होता है। तो वहाँ जितने भी राज्य के अंतर्गत विश्वविद्यालय आते हैं, यूनिवर्सिटी, जैसे कि कोटा यूनिवर्सिटी, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ऐसी जितनी यूनिवर्सिटी है वहाँ के जो कुलाधिपति रहेंगे, प्रमुख रहेंगे, उनकी नियुक्तियाँ भी कौन करता है, तो राज्यपाल उनकी नियुक्तियां करता है। एक और बात अपन ने भी पढ़ी है कि जब राज्यपाल नहीं रहता है तो उसके कार्यों का निर्वहन कौन करता है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और जब नए उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश जो बनता है, नया व्यक्ति, तो उसकी नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल करता है। यानी कि राज्यपाल नहीं रहेगा तो उसके कार्यों को वो संभालेगा, तो उसकी नियुक्ति भी कौन कर रहा है, राज्यपाल ही उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राज्य के सभी प्रमुख पदों की नियुक्तियां राज्यपाल ही करता है। जैसे राज्य निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष हुआ, उसकी नियुक्तियां करेगा। राज्य वित्त आयोग से संबंधित नियुक्तियां और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्यों की नियुक्तियां भी राज्यपाल ही करता है। यह महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिए, राज्य वित्त आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, इनके सदस्यों की नियुक्तियां कौन करता है, राज्यपाल करता है। लेकिन अति महत्वपूर्ण बात है कि इनकी नियुक्तियां करने के बावजूद भी राज्यपाल इनको हटा नहीं सकता, यानी कि केवल इनको पद दे सकता है, इनका पद छीन नहीं सकता है। ये बात इसमें ध्यान रखने योग्य है। और अगली जो पांचवी बात है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, वह है कि राज्यपाल विधानसभा का जो सत्र चलता है उसे आहूत कर सकता है। शब्दों को ध्यान रखिए, आहूत कर सकता है, विघटन कर सकता है और सत्रावसान कर सकता है। तीन बातें कर सकता है, आहूत, विघटन और सत्रावसान कर सकता है, लेकिन वह इसे स्थगित नहीं कर सकता है। ये बात ध्यान रखिए। अगर परीक्षा में ये प्रश्न आया तो प्रश्न इस प्रकार रहेगा कि निम्न में से राज्यपाल के पास कौन सी शक्ति नहीं है, विधानसभा के विघटन की, विधानसभा के स्थगित करने की, विधानसभा को आहूत करने की और विधानसभा के सत्रावसान की। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा कि वह विधानसभा को स्थगित नहीं कर सकता है। अगली बात पर आइए। अगली बात है धन विधेयक केवल राज्यपाल की अनुमति के बाद ही विधानसभा में आ सकता है। अगर कोई विधेयक, कोई कानून लाना है विधानसभा में तो पहले उसकी परमिशन किससे लेनी पड़ेगी, राज्यपाल से लेनी पड़ेगी। ये बात भी आप ध्यान रखिए। और राज्य की आकस्मिक निधि पर राज्यपाल का नियंत्रण होता है। राज्य में जो आकस्मिक इमरजेंसी जो निधि है उसके ऊपर जो नियंत्रण होता है वह राज्यपाल का होता है। आगे कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं, इसके बाद राज्यपाल खत्म हो जाएगा। जैसे राजस्थान के पहले और एकमात्र राज्य प्रमुख कौन थे, राज्यपाल का जो पद बना इससे पहले राज प्रमुख थे, जब देश आजाद हुआ तब तो राज प्रमुख ही थे। तो राजस्थान के पहले और एकमात्र राज प्रमुख कौन थे, तो वह थे सवाई मानसिंह द्वितीय। जयपुर वाले सवाई मानसिंह द्वितीय राजस्थान के पहले और एकमात्र, जयपुर वाले सवाई मानसिंह द्वितीय राजस्थान के पहले और एकमात्र राज्य प्रमुख थे। इसके अलावा एक और बात ध्यान रखिए, राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन थे, तो राजस्थान के पहले राज्यपाल थे सरदार गुरमुख सिंह निहाल। इसके अलावा एक और बात ध्यान रखिए, राजस्थान में सबसे ज्यादा कार्यकाल वाले राज्यपाल कौन रहे हैं, तो सरदार गुरमुख सिंह निहाल ही हैं। यह 6 साल तक राज्यपाल रहे हैं। इसके अलावा एक और बात ध्यान रखिए, राजस्थान में सबसे कम कार्यकाल वाले राज्यपाल कौन हैं, तो वो थे दरबार सिंह। दरबार सिंह राजस्थान के सबसे कम कार्यकाल वाले राज्यपाल रहे हैं। एक और बात, देश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी,
तो देश की प्रथम महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू, जिन्होंने कहा है कि राज्यपाल की स्थिति पिंजरे में बंद चिड़िया के जैसी है। और अंतिम बात ध्यान रखनी है कि राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो प्रतिभा पाटिल राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी। अब राज्यपाल के बारे में इतनी सारी बातें हमने पढ़ी है, उम्मीद है कि इनसे जो भी प्रश्न बनेंगे आप उनका तुरंत उत्तर लगाएंगे और 3 अंक पालेंगे। अब चलते हैं मुख्यमंत्री के बारे में। मुख्यमंत्री के बारे में कुछ बातें हम जानते हैं, जैसे राज्य की कार्यपालिका और वास्तविकता, जो वास्तविक राजनीति है उसका प्रमुख होता है, यानी कि शासन के जितने काम है वो मुख्यमंत्री तो करता है। आप और हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो राज्यपाल के बारे में जानते हैं? बहुत सारे लोगों को तो अपने राज्य के राज्यपाल का नाम तक याद नहीं होता, जबकि वो तो राज्य का प्रथम नागरिक है, उसके अधीन ही सारे काम होते हैं। पर फिर भी वास्तविकता में जो कार्य होते हैं वो सारे के सारे काम कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। मुख्यमंत्री राज्य शासन का प्रमुख होता है और राज्य शासन का प्रमुख होता है, शासन का प्रमुख। जबकि राज्य का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। ये दोनों बातें अलग अलग है, ध्यान रखिए। राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है, जबकि मुख्यमंत्री राज्य शासन का प्रमुख होता है। शासन जुड़ते ही मुख्यमंत्री उसका उत्तर हो जाएगा। आगे है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, तो अनुच्छेद 164 के तहत राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन कर रहा है? राज्यपाल। किस अनुच्छेद के तहत? 164वें अनुच्छेद के तहत। आगे इसकी योग्यता क्या है, तो संविधान में मुख्यमंत्री की योग्यता के बारे में कोई वर्णन नहीं है कि किस प्रकार का व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है क्या, तो नहीं, ऐसा भी नहीं है। मुख्यमंत्री बनने के लिए उसकी योग्यता कम से कम विधानसभा का सदस्य जैसी योग्यता होनी चाहिए, यानी कि कैसा व्यक्ति? एक व्यक्ति जो एमएलए बन सकता है वह मुख्यमंत्री भी बन सकता है। जैसे आपने अभी देखा होगा जो चुनाव हुए, इनमें ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री बने हैं जो विधायक थे और वहां से मुख्यमंत्री बने हैं, उनके नाम पहले चर्चित इतने नहीं थे। यानी कि हर एक विधायक जो योग्यता रखता है विधायक बनने की, वह मुख्यमंत्री भी बन सकता है। आगे एक मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र किसे देगा और शपथ किसके सम्मुख लेगा, तो त्याग पत्र देगा वो राज्यपाल को। त्याग पत्र और शपथ किसको? तो राज्यपाल के समक्ष लेता है। राज्यपाल ही मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 164 के तहत ये नियुक्तियां की जाती है। आगे मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल होता है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक। जब तक राज्यपाल उसको प्रसाद देता रहेगा तब तक वो अपने कार्यकाल पर कार्य पर रहेगा, कार्य करता रहेगा। अमूमन मुख्यमंत्री 5 साल में हटा दिए जाते हैं, हट जाते हैं, क्योंकि 5 साल में चुनाव हो जाता है और वही वास्तविकता है। लेकिन ऐसा लिखा नहीं है, लिखा ऐसे आता है कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक। तो ये भी इसका उत्तर सही होगा। 5 वर्ष भी उत्तर सही है इसका, क्योंकि 5 वर्ष में अधिकांश अमूमन ये हट जाते हैं, नए चुनाव हो जाते हैं। आगे मुख्यमंत्री को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है, तो विधानसभा के सदस्य अगर अविश्वास प्रस्ताव पास कर दे, अविश्वास का कोई प्रस्ताव लेकर आए और उसे सभी पास कर दे, तो मुख्यमंत्री को उसके पद से, उसके कार्यकाल से पहले ही हटा दिया जाता है। क्योंकि अगर अविश्वास हो जाएगा, अविश्वास का कोई प्रस्ताव पास हो जाएगा, तो फिर राज्यपाल अपनी प्रसाद पर्यंत अपनी जो उसके ऊपर नियुक्ति का उसने ऑर्डर दिया था वो हटा लेगा और फिर मुख्यमंत्री अपने पद से हट जाएगा। मुख्यमंत्री जो है वो राज्य और मंत्री परिषद के बीच कड़ी का काम करता है। मंत्री परिषद और राज्य के बीच कड़ी का काम कौन करता है, तो मुख्यमंत्री करता है। ये आपको लगाना है। आगे कुछ मुख्यमंत्रियों के बारे में बातें दी गई है जो आपको ध्यान रखनी है और वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो अब चलते हैं एक एक करके बात करते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के बारे में। तो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? मनोनीत। जो देश आजाद होते मुख्यमंत्री बने थे तो वो थे हीरालाल शास्त्री। दूसरी बात करें तो राजस्थान के प्रथम गैर राजस्थानी मुख्यमंत्री कौन थे, यानी कि ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बना है राजस्थान का जो राजस्थान का निवासी नहीं था, तो वो व्यक्ति थे CS वेंकटाचार्य। राजस्थान के पहले गैर राजस्थानी मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो थे CS वेंकटाचार्य। और राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो थे हीरालाल शास्त्री। आगे हैं राजस्थान के प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक चुनाव जीतकर बनने वाले मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो थे टीकाराम जी पालीवाल। टीकाराम जी पालीवाल के बारे में कुछ और बातें ध्यान रखिए। राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो उप मुख्यमंत्री के पद पर भी रहे हैं और उप मुख्यमंत्री के पद पर रहने के बाद पुनः किसी
जैसे मुख्यमंत्री थे और उसके बाद उप मुख्यमंत्री बने, तथा दूसरे मुख्यमंत्री जो बने जैसे जय नारायण व्यास बने थे, उनके कार्यकाल में इन्होंने मंत्रिमंडल में काम किया है। तो इस प्रकार के ये मुख्यमंत्री रहे हैं। एक जो बात इनके बारे में ध्यान रखनी है वो है केवल कि यह राजस्थान के पहले निर्वाचित लोकतांत्रिक मुख्यमंत्री हैं जो चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बने हैं। न तो हीरालाल शास्त्री का चुनाव हुआ था, ना ही CS वेंकटाचार्य का चुनाव हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे क्या ध्यान रखना है, राजस्थान के एकमात्र मनोनीत और निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, यानी कि मनोनीत पहले कौन है, हीरालाल शास्त्री, पहले निर्वाचित कौन है, टीकाराम पालीवाल। लेकिन एक ऐसे भी व्यक्ति हुए हैं जो मनोनीत भी हुए थे और निर्वाचित भी हुए थे, यानी कि पहले मनोनीत हुए उसके बाद वो निर्वाचित हुए। तो ऐसे थे जय नारायण व्यास, वो एकमात्र मुख्यमंत्री है जो मनोनीत भी हुए हैं और निर्वाचित भी हुए हैं। आगे राजस्थान में सबसे लंबी अवधि तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन है, तो वह है मोहनलाल जी सुखाड़िया। राजस्थान में सबसे ज्यादा समय तक वो मुख्यमंत्री रहे हैं, इसलिए इन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहा जाता है। ये बात इसमें ऐड नहीं की गई है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आप अपनी कॉपी में इसको लिख लीजिए। आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहते हैं, तो मोहनलाल सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। इनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। आगे सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन है, तो वो है हीरालाल देवपुरा। हीरालाल देवपुरा राजस्थान के सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री रहे हैं। सुखाड़िया जी ने, यानी कि मोहनलाल जी सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया था, यानी कि जो संभाग चलते हैं जैसे कोटा संभाग है, तो ऐसे संभागों को उन्होंने समाप्त ही कर दिया था। और वो तो बाद में हरिदेव जी जोशी आए और हरिदेव जोशी ने इस व्यवस्था को फिर से लागू किया। तो राजस्थान के किस मुख्यमंत्री ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त किया था, तो मोहनलाल सुखाड़िया। और किस मुख्यमंत्री ने इसको पुनः आरंभ किया था, तो हरिदेव जोशी। ये दो बातें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। एक और बात, हरिदेव जी जोशी जिन्होंने संभागीय व्यवस्था को फिर से शुरू किया, उनके बारे में ध्यान रखनी है। और वो बात है कि ये एकमात्र ऐसे विधायक हैं जो लगातार 10 चुनाव जीते, एक के बाद लगातार 10 चुनाव ये जीतते गए। कौन थे वो, हरिदेव जी जोशी। अब राजस्थान के प्रथम और एकमात्र, अभी तक एक ही अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री राजस्थान में बने हैं, तो राजस्थान के प्रथम और एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन है, तो बरकतुल्ला खान। और बरकतुल्ला खान के बारे में एक और बात ध्यान रखिए कि बरकतुल्ला खान ही राजस्थान के वो मुख्यमंत्री हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है, यानी कि वो मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री रहते रहते ही वो मर गए, उनका निधन हो गया। तो ऐसे एकमात्र मुख्यमंत्री कौन है, बरकतुल्ला खान। आप इनके बारे में ये बात ध्यान रखिए। अब एक और बात, राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन है, क्योंकि आजादी के बाद जितने मुख्यमंत्री बने सबके सब कांग्रेस के थे। तो बिना कांग्रेस के मुख्यमंत्री, यानी कि ऐसे मुख्यमंत्री जो कांग्रेस पार्टी में नहीं थे और मुख्यमंत्री बने, वो पहले व्यक्ति कौन थे, तो वो पहले व्यक्ति थे भैरव सिंह जी शेखावत। भैरव सिंह शेखावत पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हुए हैं राजस्थान के। आगे चलते हैं दूसरे मुख्यमंत्री पर, वो हैं राजस्थान के प्रथम अनुसूचित व दलित वर्ग के मुख्यमंत्री कौन है। राजस्थान के प्रथम अनुसूचित व दलित मुख्यमंत्री कौन है, तो वो थे जगन्नाथ जी पहाड़िया। जगन्नाथ जी पहाड़िया राजस्थान के पहले अनुसूचित व दलित वर्ग के मुख्यमंत्री थे। इनके बारे में एक और बात ध्यान रखिए, ये राजस्थान के वो मुख्यमंत्री है जिन्होंने एक कवयित्री पर विवादास्पद बयान दिया था, जिसके कारण इनको अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। जी हाँ, इन्होंने रविंद्र मंच से कवित्री महादेवी वर्मा के बारे में विवाद वाले बयान दिए थे, इसके कारण इनको अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजस्थान के किस मुख्यमंत्री को कवियत्री महादेवी वर्मा पर विवादास्पद बयान देने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा था, तो वो थे जगन्नाथ पहाड़िया। और जगन्नाथ पहाड़िया ही राजस्थान के पहले एकमात्र अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री रहे हैं। आगे और बातें ध्यान रखिए, राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो आप सभी जानते हैं वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री रही है। और मारवाड़ के गांधी किसे कहा जाता है, तो मारवाड़ के गांधी कहा जाता है अशोक गहलोत को। ये भी आप ध्यान रखिए। इतनी सारी बातें हमने मुख्यमंत्रियों के बारे में पढ़ी है, राज्यपाल के बारे में पढ़ी है। अब कुछ बातें जानते हैं विधानसभा के बारे में। जैसे विधानसभा को प्रथम सदन, निम्न सदन, स्थायी सदन या लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। प्रथम सदन, निम्न सदन, अस्थायी सदन और लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। अस्थायी इसलिए कि चुनाव होता है, बदलता रहता है, 5 वर्ष में बदल जाता है, चुनाव होते हैं। राजस्थान की पहली विधानसभा का गठन कब हुआ था, तो 29 फरवरी 1952 को
या फरवरी 1952, ध्यान रखिए फरवरी 1952 को राजस्थान की पहली विधानसभा का गठन हुआ था। राजस्थान की पहली विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो नरोत्तम लाल जोशी इसके अध्यक्ष थे। और पहले उपाध्यक्ष की बात करें तो लाल सिंह शक्तावत इसके पहले उपाध्यक्ष रहे हैं। तो ये दो बातें ध्यान रखिए। राजस्थान की पहली विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी। और प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो लाल सिंह शक्तावत। और कब गठित हुई थी? फरवरी 1952 में। और क्या ध्यान रखना है, अभी 2023 में चुनाव हुए हैं, तो ये कौन सी विधानसभा के चुनाव थे? 15वीं, 14वीं, 12वीं, 18वीं। तो यह 16वीं विधानसभा के आम चुनाव अभी संपन्न हुए हैं, जिसमें भजन लाल जी शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं। राजस्थान की विधानसभा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है लाल कोठी पर। लाल कोठी कहाँ है? जयपुर में। तो राजस्थान की विधानसभा स्थित है लाल कोठी जयपुर पर। आगे और क्या ध्यान रखना है बच्चा? एक और प्रश्न है जहाँ पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। प्रश्न ये पूछा जाता है कि राजस्थान से कुल कितने व्यक्ति संसद में जाते हैं? विकल्प रहता है 25, 10, 35, 40। अधिकांश व्यक्ति लगाते हैं 35, क्योंकि संसद में तो वो लोकसभा की समझ लेते हैं। कुछ एक व्यक्ति लगा देते होंगे 10, क्योंकि वो राज्यसभा की समझ लेते हैं। पर संसद में जाने का मतलब यह है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य जुड़कर उसमें काउंट होंगे। यानी कि यूं पूछे कि संसद में जाने वाले सदस्य कितने हैं राजस्थान से? तो 35। लोकसभा के कितने सदस्य जाते हैं? तो 25। और राज्यसभा के कितने जाते हैं? तो 10। ये तीनों बातें ध्यान रखिए। राजस्थान से लोकसभा की सीटें कितनी हैं? सदस्य कितने हैं? 25। राजस्थान से राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? सदस्य कितने हैं? तो 10। और लोकसभा राज्यसभा दोनों को मिला दे तो कहते हैं संसद। राजस्थान से संसद में कितने सदस्य जाते हैं? तो 25 और 10 को जोड़ दीजिए, 35 व्यक्ति राजस्थान से संसद में जाते हैं, केंद्र सरकार में जाते हैं। आगे एक और बात ध्यान रखिए, राजस्थान की विधानसभा में कितने सदस्य हैं? विधानसभा में कितनी सीटें हैं? तो विधानसभा में सीटें हैं राजस्थान में 200 सीटें हैं। ये बात ध्यान रखिए। विधानसभा के बाद अब हम जानते हैं कुछ और बातें पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे स्थानीय स्वशासन को आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। स्थानीय स्वशासन को प्रजातंत्र की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। प्रजातंत्र की रीढ़ की हड्डी कौन से शासन को कहते हैं? तो स्थानीय स्वशासन को कहा जाता है। पंचायती राज के जो मुखिया हैं उनके अलग अलग समय में, अलग अलग दौर में अलग अलग उनके नाम रहे हैं। जैसे वैदिक काल में पंचायती राज के मुखिया को ग्रामणी कहा जाता था। वैदिक काल में क्या कहते थे? ग्रामणी। बौद्ध काल में ग्राम योजक कहा जाता था। वैदिक काल में ग्रामणी, बौद्ध काल में ग्राम योजक कहा जाता था। मौर्य काल में उसको ग्रामिक कहते थे। मौर्य काल में ग्रामिक, मुगल काल में उसे मुकद्दम कहते थे, और आज वर्तमान काल में उसको सरपंच कहते हैं। तो सरपंच को वैदिक काल में क्या कहते थे? ग्रामणी। उसको बौद्ध काल में क्या कहते थे? ग्राम योजक। उसको मुगल काल में क्या कहते थे? मुकद्दम। उसको मौर्य काल में क्या कहते थे? ग्रामिक। ये उपनाम, अन्य नाम आप ध्यान रखिए। आगे है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। हालांकि ये किताबों में यही है और परीक्षा में भी उत्तर यही लगाना पड़ता है, क्योंकि हमारी किताबें ऐसा ही कहती है, लेकिन इसकी वास्तविकता ये नहीं है। भारत में स्थानीय स्वशासन और ग्राम जैसी सभाओं का उल्लेख भारत के इतिहास में चोल साम्राज्य में इनसे कई वर्षों पहले मिलते हैं। लेकिन अभी परीक्षा की दृष्टि से आप ये ध्यान रखिए कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? लॉर्ड रिपन है। आगे, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का सूत्रधार कौन है? तो भगवती चरण राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का सूत्रधार है। और राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? बलवंत राय जी मेहता को राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का जनक कहा जाता है। एक और बात ध्यान रखिए, राजस्थान में आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसे कहते हैं? पंचायती राज व्यवस्था का जनक कहते हैं बलवंत राय मेहता को। लेकिन आधुनिक राजस्थान में पंचायत राज व्यवस्था का जनक पूछे तो उत्तर लगाना है राजीव गांधी को कहा जाता है। आगे अगला प्रश्न है, अगली बात है, वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था का जो आधार है, बेस जो है, वो ग्राम स्वराज नाम की किताब है गांधी की, उसके आधार पर उल्लेखित है, ग्राम स्वराज में उल्लेखित है। और इसका उल्लेख गांधी ने अपनी पुस्तक माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया में किया है। तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं पंचायती राज किस प्रकार की सूची में आता है, क्योंकि 3 सूचियां चलती है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य सूची का। पंचायती राज व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। इसके अधीन 29 विषय आते हैं। और क्या ध्यान रखना है, तो पंचायती राज की स्थापना का उद्देश्य था लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना,
और शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। इसके बाद संविधान में 73वां संविधान संशोधन किया जाता है और उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था को भारत के संविधान के भाग 9, ध्यान रखिए कौन से भाग में, भाग 9 के अनुच्छेद 243 में, संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 में 11वीं अनुसूची में जोड़ा जाता है। संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 और 11वीं अनुसूची में इसको जोड़ा जाता है। कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत? 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज को सही दिशा देने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की थी। यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आ चुका है, इसलिए ध्यान रखिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1952 को इसकी शुरुआत की गई थी। आगे और ध्यान रखिए 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू ने ही राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का श्री गणेश किया गया था। तो स्थान ध्यान रखिए बगदरी गांव नागौर, समय ध्यान रखिए 2 अक्टूबर 1959, व्यक्ति ध्यान रखिए जवाहरलाल नेहरू। उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? तो मोहनलाल जी सुखाड़िया उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे और राजस्थान के पंचायती राज मंत्री थे उस समय नाथूराम जी मिर्धा। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं कुछ अन्य अंतिम पड़ाव की ओर, जो है राजस्थान में पहले पंचायती चुनाव कब हुए थे? 1960, क्योंकि 59 में स्थापना हुई तो 60 में चुनाव हो गए होंगे। तो राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव कब हुए थे? 1960 में। आगे है पंचायती राज का संकट काल कौन सा दौर को कहा जाता है? किन किन वर्षों को राजस्थान में पंचायती राज का संकट काल कहा जाता है? तो वो दौर है 1960 से 1970 के बीच का। आगे एक और बात है, पंचायत बलवंत राय मेहता जो हैं, बलवंत राय मेहता समिति 1957 ने पंचायत को कितने स्तर की बताया? तो 3 स्तर की बताया। और अंतिम बात ध्यान रखिए, राजस्थान का पहला ग्राम न्यायालय 2010 में बस्सी जयपुर में खोला गया था। बस्सी ग्राम पंचायत है जयपुर में, वहां पर राजस्थान का पहला ग्राम न्यायालय खोला गया था 2010 में। उम्मीद है आपको राजनीतिक पक्ष से संबंधित ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न समझ में आए होंगे और आपकी परीक्षा के लिए हितकारी होंगे। अगर आपको ये जानकारी रोचक लगी हो तो नीचे लाइक का बटन है उसे दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप परमानेंट हमारे साथ जुड़ जाएं और कमेंट बॉक्स में अपने बहुमूल्य सुझाव देकर हमें आगे के वीडियो के लिए प्रोत्साहित करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।